हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल जी आप सबका। होपफुली आप समझ पाए होंगे कि पीजीपीपी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। काम तो कल ही शुरू हो गया था, तो आज दूसरा लेक्चर। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ो बस। तो हमने लास्ट ये सेक्शन देखा, सेक्शन 30 किराए की बात करता है उस बिल्डिंग की जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। फिर उसके म्यूनिसिपल टैक्सेस की भी बात करता है, उधर रिपेयर इंश्योरेंस की भी बात करता है। किराए की डिडक्शन तब मिलेगी जब आप किराएदार हैं। नोशनल या इम्प्लिसिट रेंट की डिडक्शन ओनर को नहीं मिलेगी। रिपेयर की डिडक्शन मिल सकती है, म्यूनिसिपल टैक्स की मिल सकती है। हाँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस में आगे जाके एक सेक्शन तंग करने वाला लिखना है, तो यहाँ कहीं लिख के रख लो। 43B तंग करेगा जी। 43B आएगा, आगे जाके तंग करेगा। अपने बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके साथ स्टडी मटेरियल में लिखवाई होगी बात, नहीं लिखी हो तो वो भी लिख लें। फिर आता है जी रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। सेक्शन 31 कहता है कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी प्लांट फर्नीचर यूज किया, उसकी रिपेयर इंश्योरेंस की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। सर रेंट की, सर रेंट के लिए सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। 30 से 36 तक अपने पास स्पेसिफिक सेक्शन है, जहाँ खर्चे का नाम बताया हुआ और डिडक्शन मिलेगी, ये कहा हुआ है। फिर बहुत ज्यादा खर्चे हैं जो 30 से 36 में आते नहीं है। फिर एक सेक्शन 37 है, जो ये कहता है कि अगर खर्चा बिजनेस के लिए हुआ है, पर 30 से 36 में उसका नाम लेना हम भूल गए हैं, तो बचे हुए सारे खर्चे सेक्शन 37 में अलाउ होंगे। ऐसे ही अगर आप बिजनेस के लिए कोई मशीनरी किराए पे लाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, कोई फर्नीचर किराए पे लाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, उदी भी आपको डिडक्शन मिलेगी भाई, डिडक्शन मिलेगी। पर सेक्शन 31 में नहीं, 37 में। तो पहले तो ये याद रखना। बेसिक कंडीशन ये सेक्शन कहता है कि ये चीजें जिसकी रिपेयर इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, वो चीजें बिजनेस के लिए यूज हुई होनी चाहिए। अब यूज में यहाँ ये बताते हैं कि जो वर्ड यूज है उसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में रीड करना है आपने, वाइड सेंस में। एक्टिव यूज तो आएगा ही आएगा, पैसिव यूज भी आएगा। देखिए, कई प्लांट मशीनरीज ऐसी होती हैं कि जो एक्टिवली यूज नहीं हो रही होती, पैसिवली हो रही होती हैं। और हम चाहते भी हैं कि पैसिव ही हो। सर ऐसी क्या बात होगी? सर फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगेगी तो काम आएगा। फायर अलार्म, ये वो सिस्टम्स सारी बिल्डिंग्स में आजकल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि वो कहे जी आपने फायर एक्सटिंग्विशर की रिपेयर करवाई, फायर अलार्म सिस्टम की रिपेयर कराई, पर ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज नो फायर, सो इट वाज नॉट एक्चुअली यूज्ड, और आप इस चक्कर में डिडक्शन ही ना दें रिपेयर की, कि आप कहें जी यूज ही नहीं हुआ मैं तो डिडक्शन ही दूंगा, नहीं। फिर आपने गलत पढ़ा। आप आजकल के ज़माने के हिसाब से तैयार नहीं है। यूज में दोनों तरह के यूज आते हैं, एक्टिव एज वेल एज पैसिव। एक्सटिंग्विशर या अलार्म को इंस्टॉल कर देना, लगाना ही यूज है पैसिव सेंस में, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब रिपेयर में रिप्लेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, ये चीजें तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ सिर्फ करंट रिपेयर की डिडक्शन है। इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने इंश्योरेंस इस तरह के रिस्क के अगेंस्ट कराई है, तो नॉर्मल बातें भाई वो आप पढ़ सकते हो। फिर सबसे मेन सेक्शन जी, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। कोशिश होगी कि काफी हद तक कवर करें लिमिटेड टाइम में। सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है। आपको अगर बिजनेस के लिए एसेट यूज कर रहे हो और उस पर डेप्शन रेट स्पेसिफाइड है, तो एज पर दी रूल्स डेप्शन क्लेम करनी ही होगी। ऑप्शनल नहीं है कि आप डेप्शन लोगे या नहीं। ये देखो, explanation to this section 32 provides that the deduction on account of deduction shall be compulsory whether or not assessee has claimed। अब आपके कईयों के दिमाग में हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों लिखा। सर वैसे तो मैं कह सकता हूँ ये तो रिवीजन है, फास्ट ट्रैक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, पर रहा मेरे से भी नहीं जाता। सर ये इसलिए लिखा है, इनकम टैक्स वाले पहले निकलवाते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। पहले हमेशा ऐसे आएगा, आपके ऑफिस में भी जब आप आर्टिकल बन जाओगे, मान लो 5 लाख, फिर कहते हैं डेप्शन कंप्यूट करो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, मान लो 7 लाख। 5 ही होता है, ये नील हो जाता है, और 2 लाख को बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसको आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी कर सकते हैं, अगले साल लेस कर लेना। अब कई यहाँ हमारे यहाँ साइको लोग हैं, जैसे उनका प्रॉफिट बिफोर डेप्शन सिर्फ 2 लाख आ रहा हो और कोई इनकम हो ही ना, अब डेप्रिसिएशन हो 1.5 लाख की। अब वो साइको लोग ये सोचते हैं कि हम 2 लाख में से अगर 1.5 लाख माइनस कर लेंगे, तो 50,000 रुपये भी टैक्स तो कोई बनना नहीं, ना ही 2 लाख पे कोई टैक्स है। कोई भी रिजीम में चले जो बेटा, 2 लाख पे तो टैक्स है नहीं। तो ऐसे लोग एक चालाकी कर सकते हैं कि यहाँ हम डेप्शन लेंगे ही नहीं, अनअब्जॉर्ब्ड कर लेंगे। नलायक को अनअब्जॉर्ब्ड इसे कहते हैं, जब प्रॉफिट कम पड़ जाए। पर फिर भी ऐसी दुनिया का ध्यान में रखते हुए
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है कि भाई डेप्शन जितनी बनती है वो क्लेम करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है। अनऑब्जॉर्व्ड रह जाए बात अलग है, बट इफ द प्रॉफिट इज देयर यू हैव टू क्लेम द डेप्शन, ये ध्यान रखें। अब उसके बाद कंडीशंस डेप्शन लेने के लिए, कहता है डेप्शन आपको ना जो प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स हैं उन्हीं में मिलेगी, जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये टेंजिबल आइटम्स हैं। फिर नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजेस, इन सब पे गुडविल पे डेप्शन नहीं होगी इनकम टैक्स में, चाहे गुडविल ऑफ बिजनेस हो चाहे गुडविल ऑफ प्रोफेशन हो। बीच में कुछ साल चली है बट अब ब्लैंकेट बैन है, गुडविल पे डेप्शन नहीं है, याद रख लें, शॉर्ट नोट में लिख लें। देन इसके बाद वो कहता है कि भाई डेप्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट कैन नॉट बी क्लेम्ड, इन्हीं पे मिलेगी। लैंड जिस तरह हम अकाउंट्स में करते रहते हैं कि लैंड पे तो डेप्शन नहीं होती, बिल्डिंग पे होती है, ये भी यही लिख रहे हैं। नो डेप्शन इज अलाउड ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज इरेक्टेड। द टर्म बिल्डिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर से, नॉट दी जमीन। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही डेप्रिशिएट करनी है, लैंड की कीमत डेप्रिशिएट नहीं करनी। अब प्लांट का यहाँ बहुत वाइड मीनिंग है, जैसे ऊपर का ना प्लांट पे डिप्शन मिलेगी, ये दिख गया आपको। अब प्लांट में यहाँ शिप्स भी आते हैं, बुक्स भी आती है, व्हीकल्स भी आते हैं, ये सारा कुछ आता है। अब क्या नहीं आता, टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, ये सब चीजें प्लांट नहीं है। बाकी प्लांट डज नॉट इंक्लूड एनिमल या ह्यूमन बॉडी। अगर आप प्रोफेशनल हैं अपनी डिप्शन न डाल देना, आप अपने बिजनेस में अपने आप को कह सकते हैं कि आप ही सबसे पावरफुल प्लांट हैं, पर इनकम टैक्स वाला ऐसा नहीं मानता। ठीक है जी। देन उसके बाद जी बिल्डिंग में रोड्स ट्यूबवेल्स ये सब चीजें आ जाएंगी, वो ध्यान रखना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, 180 डेज रूल्स आपके सामने। सर जिस एसेट पे आप डेप्शन लेना चाहते हैं वो एसेट यूज हुआ होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। द एसेट मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कुछ देर के लिए भी यूज कर लो, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए यूज कर लो तो डेप्शन देगा। बाकी अकाउंट्स की तरह प्रोपोर्शनेट की बात यहाँ नहीं होती, इनकी बस एक कहानी होती है बेटा। जैसे आपके ईयर में ही बात करते हैं, जैसे ये आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है जिसकी आपने इनकम कंप्यूट करनी है पेपर में, सितंबर में भी और जनवरी में भी, आपको अच्छे से पता है। सितंबर वाले सितंबर में ही मोक्ष की प्राप्ति करें, जनवरी तक ना सोचें। अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी और इस दिन खरीदी 1/11/25 को, और पुट टू यूज भी सेम डे कर दी, पुट टू यूज सेम डे कर दी, मान लो उस पर डेप्शन रेट है 15। अब ये अकाउंट्स वालों की तरह महीने नहीं गिनते कि आप महीने गिन के डेप्शन मिलेगी 5 महीने की, नहीं। यहाँ एक कंडीशन है वो आप पढ़ लें। इट हैज बीन प्रोवाइडेड वेयर द एसेट इज एक्वायर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द ईयर, मैंने किया 25-26 में, एंड इट इज पुट टू यूज फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज। सर बिल्कुल, यहाँ आप 30 दिन नवंबर के, 31 दिन जनवरी के, 31 दिन दिसंबर के, 31 जनवरी, 28 फरवरी, ये आप ऐड करेंगे तो 5 मंथ्स में 180 डेज कहाँ से ले आएंगे। आपने एसेट इस साल खरीदा, हाँ जी सर खरीदा, पुट टू यूज किया, लेस देन 180 डे के लिए किया। अब क्या होगा, डेप्शन मिलेगी बट 50% ऑफ लॉबल डेप्शन। अगर 15% रेट था तो 15% पूरा ना लगाएं, उसका 50% कर दें, या पूरा कैलकुलेट करके फिर 50% कर दें। आगे वो कहता है परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है, आगे ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एसेट आप ड्यूरिंग द ईयर लाते हो और उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए होता है आपके द्वारा, तो उस पे हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्शन मिलनी है। अब इसमें कैच क्या है, ये पॉइंट, एसेट पहले इस साल खरीदा होना चाहिए तो 180 डेज का टेस्ट उसे पास करना। अगर क्वेश्चन ऐसा कहे कि हमने जी एसेट 15/3/2025 को खरीद के रख लिया था, बाय यहां कर लिया था, बाय कब किया था मतलब 24-25 में, और पुट टू यूज किया 25-26 में, और कहे जी 15 दिसंबर 2025 को यूज करना शुरू किया। एसेट इज नॉट अक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, एसेट पहले से खरीदा हुआ है। अब यहां से अगर आप पुट टू यूज गिन देंगे तो 180 डेज से कम ही आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं गिनना। अगर ये एसेट सिंगल डे के लिए भी यहाँ यूज हो जाता है 25-26 में, एक दिन के लिए भी पुट टू यूज हो जाता है, फुल डेप्शन मिलेगी। 180 डेज की कंडीशन कब लगती है, बोलो मेरे साथ, अगर एसेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदा और उसी साल में यूज करना शुरू कर दिया तो 180 डेज चेक करने हैं। अगर आप इसका जवाब पूछते हैं कि सर 24-25 में ये खरीदा, पुट टू यूज किया ही नहीं, यहां तो डेप्शन निल होगी। अगले साल
पुट टू यूज हो गया पर उस साल ये खरीदा नहीं, तो 180 डे की कंडीशन लगेगी नहीं, डेप्शन फुल होगी। इनकम टैक्स में तीन तरह की डेप्शन ही होती है, फुल, हाफ या निल। ये चीज पक्की कर लें कि जो भी एसेट आप ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे उसको कम से कम 180 डेज के लिए पुट टू यूज करना पड़ेगा, तो फुल डेप्शन। पुट टू यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, जब खरीदा पुट टू यूज किया पर लेस देन 180 डे के लिए किया, हाफ डेप्शन। खरीदा और पुट टू यूज ही नहीं किया, नो डेप्रिसिएशन। अगले साल पुट टू यूज किया, एक दिन के लिए भी कर दिया सर, फुल डेप्शन। ये है भाई, ये रैप सुन के दोबारा इसको लिख लो, एग्जाम का कोई भी केस कर लेना हो जाएगा। वो दोबारा वो कह रहा है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये ईयर ऑफ एक्विजिशन पे लगती है, अगले सालों में नहीं लगती है। फिर कहता है अगर आपने एसेट एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज नहीं किया और साथ साथ घर पे भी यूज करते जा रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट डेप्शन मिलेगी। ऐसा केस भाई बिल्डिंग में भी हो जाता है कि पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ये कहते हैं जी बिजनेस में हो रही है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में आप रह रहे हैं। गाड़ी में हो जाता है, गाड़ी में बहुत बार इस तरह 60-40 की यूसेज आती है, तो बहुत ध्यान से। डेप्शन कहता है जी ओनर को ही मिलेगी, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट विच आर यूज्ड विच आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय अदर पर्सन, दैट इज लेसियो लाइसेंसेस। जैसे आपका क्रेन, जेसीबी मशीन्स, ये रेंट पे देने का बिजनेस है, तो जो आपसे मशीन रेंट पे ले गया वो तो रेंट की डिडक्शन लेगा, वो तो रेंट की डिडक्शन लेगा। डेप्शन आपको ही मिलेगी क्योंकि मालिक आप हैं, ये याद रखना। डेप्शन मालिक को ही मिलती है, पक्का। और बातें जी, तो ये हायरिंग वूरिंग वाला मेरे वाला एग्जांपल यहाँ दे दिया। फिर यहाँ पे भी वही बात कि सर इसमें भी यूज में पैसिव यूज भी आता है, हाँ जी सर आता है। अब पैसिव यूज के लिए उन्होंने बताया कि कोर्ट मान चुके हैं अगर एसेट कैन बी सेट टू बी इन यूज इवन व्हेन इट इज केप्ट रेडी फॉर यूज। इसमें जी दो एग्जांपल होते हैं, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, दोबारा कुछ नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर पैसिव यूज में भी डेप्शन लेके जाएगा। स्टैंड बाय को रिजर्व इक्विपमेंट भी कहते हैं, बैकअप मशीनरी भी कहते हैं। कई बार हमारा जब काम धंधा होता है, जैसे सीए साहब है सर, आप ऑफिस में हैं, आप ना एक लैपटॉप तो रखा हो बहुत अच्छा i7 16 GB, ये वो, उस पर आप सारा दिन काम करते हैं। फिर आपको डर लगता है यार कि मेरा अगर ये लैपटॉप खराब हो गया तो फिर क्या होगा। आपने एक और लैपटॉप भी रखा हो जिसे कभी कभार यूज कर लेते हैं, बैटरी बुटरी चार्ज रखते हैं उसकी, वैसे अभी वो बैकअप की तरह, स्टैंड बाय की तरह, कि अगर मेन इक्विपमेंट खराब होगी तो उस पर शिफ्ट कर दूंगा। तो उस स्टैंड बाय को चाहे आप एक्चुअल यूज नहीं भी कर रहे, पैसिव सेंस में आप यूज कर रहे हैं, डेप्शन मिलेगी। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है जी। देन एसेट की ओनरशिप वाला पॉइंट आप पढ़ लेना, कुछ भी खास नहीं, आप संभाल लोगे। पावर जनरेशन यूनिट ये वो कभी बाद में करेंगे। अभी ब्लॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको डेप्शन के, एडिशनल डेप्शन भी अभी नहीं छेड़ेंगे बेटा, आज का टारगेट ब्लॉक तक का है। पहले तो आती है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर आप यूज कर रहे हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो डेप्शन 5% होगी। अब बच्चे कई बार इसी में अटक जाते हैं, सर रेजिडेंशियल वाले पे, और भाई प्रोपराइटर का अपना घर नहीं है। मान लो आप लाला जी हो, बिजनेसमैन हो, आपने दो चार घर खरीदे हुए हैं, फ्लैट खरीदे हुए हैं, जिसमें आप अपने इंप्लॉइज को ठहरा देते हो ताकि इनको यार अकोमोडेशन का बेनिफिट मिल जाए। वो जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो माना जाएगा जिसमें इंप्लॉई रह रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, पर उसका डेप्शन रेट होगा 5। होटल वगैरह है आपका तो ये बात नहीं होगी। फिर बिल्डिंग है वो जो रेजिडेंशियल के लिए यूज नहीं हो रही है, कॉमन बिल्डिंग्स, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कॉमन मतलब पेपर में जो आमतौर पे आनी है, शॉप, गोडाउन, वेयर हाउस, सिंपल बिल्डिंग भी लिख के आ जाए 10%। फिर एक ऐसी बिल्डिंग जो भाई आपका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का पार्ट है, उस पर 40%। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर्स, उस पर 40%। फर्नीचर फिटिंग्स पे 10%, पर फिटिंग्स में इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी आती है, ये याद रखना, इंस्टीट्यूट चेक कर चुका है ये चीज। भाई अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिटिंग आप जिस रूम में भी बैठे हैं उसमें भी हो रखी है, अब बंदा इसे बिल्डिंग मान लेता है कई बार कि बिल्डिंग के साथ ही है, नहीं, इनकम टैक्स में हम इसे फर्नीचर फिटिंग का पार्ट मानते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग को, और इस पे 10% है। अगला ब्लॉक है जी भयानक ब्लॉक है, प्लांट मशीनरी का, बहुत चीजें हैं, कम टाइम में करना है तो काम फटाफट शुरू करते हैं। इन्होंने बोला मोटर कार्स अदर देन दोज इन यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, टैक्सी टुक्सी पे नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है, बिजनेस में यूज कर रहे हो, पर खरीदी स्पेशल पीरियड में थी। ये वो स्पेशल पीरियड है जिसमें इनकम टैक्स वालों ने डेप्शन रेट बढ़ाया हुआ था गाड़ी का। अगर आप इस गाड़ी को इस पीरियड में खरीदे हो और यहाँ पुट टू यूज कर दिया आपने, थोड़ा पुराना है, 30% डेप्शन मिल जाएगी। फिर अगर मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अदर देन दीज, वही सीए ने अपने ऑफिस के लिए आने जाने के लिए, थोड़ा अपना थोड़ा स्टाफ के यूज के लिए गाड़ी खरीदी, खरीदी इस पीरियड में, सीए टैक्सी वाला नहीं होता भाई, डेप्शन रेट 30।
अब इस पीरियड में अगर नहीं खरीदी, ये भी कोई टैक्सी वाला नहीं है, तो गाड़ी का डेप्शन रेट कितना, 15। सर उस पीरियड में डबल कर दिया था, हाँ जी हाँ जी, वहाँ बड़ा स्लो डाउन हो गया था, नेट पे पढ़ लेना, फालतू टाइम ना वेस्ट करना वैसे। तो वहाँ डेप्शन का रेट बढ़ाया गया था कि इस पीरियड में गाड़ी खरीदो। अब अगर आप उसी स्पेशल पीरियड में जाते हो और टैक्सी वगैरह आपने खरीदी, आपका बिजनेस टैक्सी का है, तो रेट इज 45%। अगर उस पीरियड में नहीं खरीदी, वैसे बिजनेस आपका टैक्सी का है, तो 30%। तो हम इस तरह इसको समराइज करेंगे कि आम बिजनेस में गाड़ी यूज होती है तो 15%, टैक्सी की तरह यूज होती है तो 30%। एक स्पेशल पीरियड 23 अगस्त 2019, 31 मार्च 2020 तक, वहां गाड़ी खरीदी, पुट टू यूज की, नॉर्मल बिजनेस तो 30, टैक्सी तो 45, बस इतना है। फिर उसके बाद जो मोल्ड्स वगैरह पे 30, एरोप्लेन एरो इंजन पे 40, पोल्यूशन से संबंधित जो भी मशीनरी है 40%, सेमी कंडक्टर्स आईसी में यूज वाली मशीनरी 30%, हॉस्पिटल में पड़ी है लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स वगैरह 40%, फिर प्लांट मशीनरी जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का पार्ट है 40%, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस 40%, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें जी इलेक्ट्रिक विंड मिल ये सारा पढ़ लेना, डेट डूट पढ़ लेनी है, 40% है। फिर विंड मिल जो आपने इस पीरियड से पहले वाली बात करनी है तो 15% है। कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा चांस आने का, कंप्यूटर उसका सॉफ्टवेयर दोनों 40%। बुक्स बुक्स समझे जी, एनुअल पब्लिकेशन हो, अदर देन एनुअल हो, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, एनुअल एडिशन यूज कर रहे हैं, अदर देन एनुअल यूज कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की बुक की डेप्शन है 40। अगर आपका लाइब्रेरी का धंधा है, मतलब आप बुक्स वगैरह किराए पे देते हैं पढ़ने के लिए, डेप्शन रेट है 40। फिर भाई बच्चा पूछता है कि सर अगर एक बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ना ही उसकी लाइब्रेरी है, पर वो बुक्स यूज करता है अपने बिजनेस में, नॉलेज टेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ता है, तो उस पर डेप्शन क्या होगी? सर जो प्लांट मशीनरी कहीं और कवर नहीं हो रही पर वो है प्लांट, उसका कैटेगरी है नंबर 18, जनरल रेट है 15। मैंने तभी इस फास्ट रिवीजन में भी आपको बताया था बुक इज ए प्लांट। तो अगर बुक एक नॉर्मल बिजनेस में यूज हो रही है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, नॉर्मल बिजनेस में बुक यूज हो रही है, तो डेप्शन रेट है 15। यू विल बी सरप्राइज, बुक को यहाँ प्लांट मानते हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और वैसे आपके सामने लिख के आ जाए प्लांट मशीनरी, डेप्शन रेट 15, जनरल कैटेगरी प्लांट मशीनरी 15% रेट। एसी वगैरह किसी का नाम नहीं लिया इन्होंने, वो भी यही आना 15% में। फिर जी आपके शिप्स पड़े, स्पीड बोट्स पड़ी हैं, इंटेंजिबल अदर देन गुडविल की बात हो रही है, 25% रेट है। तो भाई आज के इस लेक्चर के बाद आपने रेट्स रिवाइज कर लेने हैं, आपने 180 डेज की रिवीजन कर लेनी है, उसमें अगर कोई पंगा है तो बता देना है, कल होगा जी इस पे एक्शन। कहने का मतलब हम क्वेश्चन कराएंगे, ब्लॉक्स ब्लूक्स बनाने सिखाएंगे आपको हल्के फुल्के, ताकि पेपर से पहले एक रिवीजन इस चीज़ की हो जाए। अभी के लिए डन। हाँ जी डन।